तो हम लोग शुरू कर रहे हैं विद सेशन रीजनिंग क्वेश्चन बेस्ड अपॉन कोऑर्डिनेशन। पहला क्वेश्चन आ रहा है, कॉम्प्लेक्स CrH2O3Cl3 डज नॉट गिव प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट। ये बात सच है क्योंकि जो आपका ये कॉम्प्लेक्स है इसमें कोई काउंटर आयन ही नहीं है। आपको पता है जो लोग ब्रैकेट के बाहर होते हैं वो आयोनाइज करते हैं, और क्योंकि इसमें ब्रैकेट के बाहर कुछ है ही नहीं, नो काउंटर आयन, इसलिए इज नॉट गोइंग टू आयोनाइज। रीजन लिखा हुआ है कि ये कॉम्प्लेक्स नॉन आयोनाइजेबल है, बिल्कुल सही है। असर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन सही है, ए आंसर है। ईडीटीए एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है, ये बात सच है। ईडीटीए में दो नाइट्रोजन और चार ऑक्सीजन डोनर एटम है, ये बात भी सच है। असर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन सही है। अपने रेफरेंस के लिए एक बार ईडीटीए का स्ट्रक्चर फिर से देख लो। इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, इसमें दो नाइट्रोजन है, डोनर, और चार ऑक्सीजन है। तो ये डोनर है नाइट्रोजन, ये डोनर है, ये वाली ऑक्सीजन डोनर है, ये वाली ऑक्सीजन डोनर है, जिसपे माइनस चार्ज है ऑक्सीजन पे वो डोनर है। तो ये एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है, इसमें छह डोनर एटम। एक लिगेंड दिया हुआ है और ईडीटीए आर एग्जांपल ऑफ पॉलीडेंटेड लिगेंड, ये बात सच है। देखो जो लिगेंड आपको दिया हुआ है उसमें आपको स्ट्रक्चर ना भी आता हो फर्क नहीं पड़ता, आपको नाइट्रोजन दिखेंगे। आपको मालूम है कि जो नाइट्रोजन है वो डोनर एटम होता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको लिगेंड आपकी पहचान का ना हो लेकिन आपको उसमें नाइट्रोजन दिख रहा है या ऑक्सीजन दिख रहा है, तो आप समझ सकते हो। जैसे ये जो लिगेंड है इसमें आप क्लियर देख सकते हो देयर आर फोर नाइट्रोजन, तो इट इज 100% ए पॉलीडेंटेड लिगेंड। सो ये बात सच है, ईडीटी ये तो होता ही है। लिगेंड विच कैन लिगेट थ्रू टू डिफरेंट एटम्स इज कॉल्ड पॉलीडेंटेड, ये लाइन गलत है। ये लाइन एप्लीकेबल होती है फॉर एम्बीडेंटेड लिगेंड। जो एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं उनमें कहा जाता है कि ये दो डिफरेंट एटम्स के साथ लिगेंड या लिगेट कर सकते हैं, मतलब लोन पे डोनेट कर सकते हैं। बहुत अच्छी लाइन नहीं है ये। हमें इसका जवाब में क्या होना चाहिए था कि ये दो से ज्यादा लोन पेयर डोनेट कर सकती है, बट इसमें लिखा हुआ है कि इट कैन फॉर्म टू डिफरेंट एटम्स। तो ये डिफरेंट एटम वर्ड जो अप्लाई होता है ये अप्लाई होता है फॉर एम्बीडेंटेड। बहुत अच्छी लैंग्वेज नहीं है बट दिस इज हाउ इट इज। सी आंसर इसका। इससे बेटर वर्ड होता है कि एक लिगेंड जो दो या उससे ज्यादा लोन पेयर शेयर कर सकता है। द कॉम्प्लेक्स व्हेन प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन गिव टेस्ट ऑफ पोटेशियम आयन, क्रोमियम आयन और ऑक्सलेट आयन। ये बात गलत है क्योंकि आपको पता है जो ब्रैकेट के अंदर है वो आयोनाइज नहीं होता। जैसे अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को पानी में डालूं तो तीन बनेंगे पोटेशियम आयन और एक बनेगा कॉम्प्लेक्स आयन। जो लोग ब्रैकेट के अंदर है मेमोरी आपकी यही होती है कि वो टेस्ट नहीं देते। तो क्रोमियम का टेस्ट नहीं आ सकता, ऑक्सलेट का टेस्ट नहीं आ सकता, सिर्फ पोटेशियम आयन का ही टेस्ट पॉसिबल है। लिखा हुआ है दिस कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट कंप्लीटली इन द सॉल्यूशन, फॉल्स। मैंने कहा था कुछ क्वेश्चन असर्शन रीजन दोनों गलत है कि इसमें लगे हुए हैं। आपको पता है ये कंप्लीटली आयोनाइज कर ही नहीं सकता, ये सिर्फ पार्शली आयोनाइज कर सकता है। तो हमारा आंसर किसी में मैच नहीं करेगा, बट यू नो द गेम कि ये ओल्ड क्वेश्चन लगा हुआ है जिसमें असर्शन रीजन दोनों गलत है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन एंड कोबाल्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स इज 6। ये बात सच है क्योंकि तीन ऑक्सलेट लगे हैं, तीन ऑक्सलेट छह बॉन्ड बनाएंगे, तीन ईएन भी छह बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है। तो लिगेंड तीन होंगे लेकिन बॉन्ड छह बनेंगे।
रीजन में ये लिखा हुआ है कि ऑक्सलेट और इथाइलिन डाइअमीन आर डाइडेंटेड लिगेंड। एसर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन सही है, ए आंसर है। क्योंकि ये लिगेंड बाइडेंटेड हैं इसलिए 6 बॉन्ड बनेंगे। मोहर सॉल्ट इज नॉट ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये बात सच है, क्योंकि मोहर सॉल्ट जो है ये डबल सॉल्ट कैटेगरी में आता है। एक्वा सोल्यूशन ऑफ दिस सॉल्ट गिव फेरस अमोनियम एंड सल्फेट, ये बात सच है। ये डबल सॉल्ट इसीलिए है क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज कर जाता है, इसलिए असर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन सही है। वाई इट इज ए डबल सॉल्ट? क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज करता है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू आयनिक कंपाउंड। तो असर्शन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ये फुल्ली आयोनाइज करता है इसलिए ये डबल सॉल्ट है। कोई कॉम्प्लेक्स दे रखा हो तो वो पार्शली आयोनाइज करेगा, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स है। कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है देन अमोनिया, आपको पता ही है। सीओ इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड दैट वी हैव। और सीओ स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड क्यों है? क्योंकि ना सिर्फ ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है बल्कि ये पाई बॉन्ड भी बनाता है। आपको याद है, इसको सिनर्जिस्टिक बॉन्ड कहते हैं। पहले बॉन्ड में तो सीओ मेटल को लोन पेयर देता है तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, फिर मेटल सीओ को लोन पेयर देता है और पाई बॉन्ड बनाता है। तो असर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, इसलिए ए आंसर है। सीओ इसीलिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड है क्योंकि वो मेटल के साथ 2 बॉन्ड बनाता है। aqueous solution of the compound when treated with excess silver nitrate 1 mole of AgCl get precipitated। देखो ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको जब हमने कॉम्प्लेक्स बनाने सिखाए थे तो ये समझाया था कि चारों न्यूट्रल लिगेंड पहले तो आप अंदर रखो। अब इसमें 3 क्लोरीन है, आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन किया जाता है, तो एक Cl बाहर आ जाएगी। क्योंकि एक Cl ब्रैकेट से बाहर आएगी तो सिल्वर नाइट्रेट डालने पे एक AgCl का पीपीटी बनेगा। तो असर्शन सही है। दिस कॉम्प्लेक्स हैज 6 प्राइमरी वैलेंसी एंड 1 सेकेंडरी वैलेंसी, गलत है। प्राइमरी वैलेंसी इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल जो यहाँ +3 है, सेकेंडरी वैलेंसी इज द कोऑर्डिनेशन नंबर जो यहाँ पे 6 है। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है, सी आंसर। नेक्स्ट आ रहा है, निकल En3 कॉम्प्लेक्स हैज हायर स्टेबिलिटी देन निकल अमोनिया, ये बात सच है क्योंकि En जो है वो किलेटिंग लिगेंड है। और आपको पता है किलेटिंग लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्सेस एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं ड्यू टू किलेट इफेक्ट। जब किलेटिंग लिगेंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है तो रिंग फॉर्मेशंस होती हैं, ड्यूरिंग रिंग फॉर्मेशन हीट लॉस होती है जिससे स्टेबिलिटी बढ़ती है। दिस कॉम्प्लेक्स द ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल, ये बात भी सच है, लेकिन आपको पता है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, तो बी आंसर है। ऑक्टाहेड्रल शेप क्यों है? क्योंकि 3 En 6 बॉन्ड बनाएंगे, और आपको पता है अगर 6 बॉन्ड बन रहे हो तो कॉम्प्लेक्स इज बेसिकली ऑक्टाहेड्रल। निकल EDTA इज मोर स्टेबल देन एल्यूमिनियम ऑक्सलेट, ये बात सच है, हालांकि EDTA भी किलेटिंग लिगेंड है और ऑक्सलेट भी किलेटिंग लिगेंड है, दोनों है। हमेशा याद रखो, अगर दो किलेटिंग लिगेंड में मुकाबला होता है तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, जो ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, ऐसे वाले कॉम्प्लेक्सेस एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं।
क्योंकि ईडीटीए 6 बॉन्ड बना सकता है और ऑक्सलेट सिर्फ 2 ही बना सकता है, इसलिए ईडीटीए वाला कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ऑक्सलेट वाला कॉम्प्लेक्स। ये अच्छी नॉलेज है आपके लिए। निकल एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, एल्यूमिनियम एक नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये बात सच है। निकल ऑब्वियसली इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, एल्यूमिनियम आपको पता है पी ब्लॉक में आता है, तो वो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। दोनों बातें ठीक है, लेकिन आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये वाइट प्रेसिपिटेट देता है विद बेरियम क्लोराइड, ये बात सच है, क्योंकि अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को पानी में डालोगे तो ये आयोनाइज कर जाएगा। ब्रैकेट के बाहर सल्फेट लगा हुआ है, वो आयोनाइज हो जाएगा। और अगर इसमें आप बेरियम क्लोराइड डालोगे तो वाइट पीपीटी आ जाएगी। लिखा हुआ है कि ये कॉम्प्लेक्स टूटकर ब्रोमाइड आयन बनाता है, ये बात गलत है, क्योंकि आपको पता है कि ब्रोमाइड तो ब्रैकेट के अंदर है और वो तो आयोनाइज हो नहीं सकता। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। नेक्स्ट आ रहा है, लिंकेज आइसोमरिज्म अराइजेस इन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैविंग एम्बीडेंटेड लिगेंड, ये बात सच है। 3 लिगेंड एम्बीडेंटेड हैं, साइनाइड, थायोसाइनाइड और नाइट्रो। इनमें से कोई भी लिगेंड अगर ब्रैकेट के अंदर होगा तो लिंकेज आइसोमरिज्म क्रिएट होगा। एम्बीडेंटेड लिगेंड लाइक NO2 हैज 2 डोनर एटम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये बात सच है। इसीलिए इसका आंसर ए है। एम्बीडेंटेड लिगेंड में टू डिफरेंट, जैसे पीछे क्वेश्चन आया था मैंने कहा था ना, तो 2 डिफरेंट डोनर अगर हैं तो यू विल हैव दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। लिंकेज आइसोमरिज्म में फर्क इसी बात का होता है कि नाइट्रोजन मेटल से जुड़ा हुआ है या ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। Tetrahedral complexes having 2 different type of unidentate ligand can show geometrical isomerism, गलत। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कौन नहीं दिखा सकता? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस नहीं दिखा सकते, क्योंकि इनमें कोई भी लिगेंड आमने सामने नहीं होता। MA6, MA5B, ये लोग आइसोमरिज्म नहीं दिखा सकते। तो टेट्राहेड्रल में पॉसिबल नहीं है। ऑक्टाहेड्रल की अगर बात करें तो 6 लिगेंड अगर एक जैसे हैं, 5 लिगेंड एक जैसे हैं, तो भी आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अराइजेस इन होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, गलत। अगर सारे लिगेंड सेम है तो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल ही नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तभी पॉसिबल है जैसे आप देखते हो पीटी अमोनिया Cl2। हमेशा देखो, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, हिटोलिटिक कॉम्प्लेक्सेस में ही ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आ सकता है, होमोलेप्टिक में कभी आ ही नहीं सकता। तो असर्शन रीजन दोनों गलत है। अगर सारे लिगेंड एक जैसे होंगे, जैसे MA6 हो गया, तो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आएगा नहीं, क्योंकि हम कहते हैं ए के सामने ए आया, बी के सामने बी आया। तो 2 लिगेंड अलग होने चाहिए तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आएगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी कहते हैं, ये बात सही है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाते हैं, ये बात गलत है। क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि लिगेंड आमने सामने ही नहीं होते। जैसे मान लो इसमें 2 अलग प्रकार के लिगेंड लगे हुए हैं,
नाउ द प्रॉब्लम इज इसमें L1 के सामने कोई और आएगा ही नहीं, इसके सामने कोई नहीं आएगा, इसके सामने कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये शेप ही ऐसी है। इसमें कोई भी लिगेंड एक दूसरे को फेस नहीं करते। इसलिए केवल स्केयर प्लानर और ऑक्टाहेड्रल के केसेस में ही इस प्रकार का आइसोमिज्म पॉसिबल है। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर्म बाय दिस कॉम्प्लेक्स आयन इज 3। ये बात सच है। देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका, पहली बात देखो, इसमें आयनाइजेशन आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है, ब्रैकेट के बाहर कोई आयन नहीं है, लिंकेज पॉसिबल नहीं है क्योंकि एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं है, पानी नहीं है तो हाइड्रेट नहीं है, दो ब्रैकेट नहीं है तो कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो बचा क्या? तो ये दिखाएगा एक तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, क्योंकि दो ईएन अगर आमने सामने आ जाएंगे तो ट्रांस, और अगर नहीं आमने सामने आएंगे तो सिस। और जो सिस वाला है वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी दिखाएगा, इसलिए हम कहते हैं इसमें तीन आइसोमर बन गए। कोई सवाल किसी का? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ये बात सच है। कोई भी कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल कैसे बनता है, देखो जैसे कोबाल्ट अमोनिया 6 है, ठीक है। अब कोबाल्ट 3+ जो है वो 3D6 होता है। अब क्योंकि अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो पेयरिंग कॉज कर देगा और सारे जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो 3 डब्बों में आ जाएंगे। इससे ये 2 d ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे। आपको पता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, जिनमें अंदर का d ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में यूज हो जाए। और अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं पेयरिंग तो हुई होगी, और पेयरिंग होने का मतलब है या तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे या फिर एक ही बचेगा, इसलिए कहते हैं इनको लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं। लिखा हुआ है इन लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस इनर डी ऑर्बिटल इज यूज इन हाइब्रिडाइजेशन। इसका रीजन क्या है? क्योंकि अंदर का डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है, जिस कारण से पेयरिंग हो जाएगी और अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे। एसर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन सही है। तो 90% केसेस में अगर अंदर का डी ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में यूज हो रहा है, इसका मतलब पेयरिंग हुई होगी। और अगर पेयरिंग हो गई, इसका मतलब ये हो गया कि द कॉम्प्लेक्स इज गोइंग टू बी लो स्पिन। इस कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, और ये पैरामैग्नेटिक है। ये बात सच है क्योंकि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। आयरन +2 3d6 है। पानी आपको पता है वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है तो पेयरिंग कॉज नहीं करेगा, पेयरिंग कॉज नहीं करेगा तो फिर लिगेंड बाहर बैठेंगे, और अगर लिगेंड बाहर बैठेंगे तो अनपे इलेक्ट्रॉन तो बचेंगे, जैसे भी आपने पढ़ा है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3d2। 6 लिगेंड आगे बैठेंगे और उसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दिस इज गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक। बनाओ। एसर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन सही है।
ये जो कॉम्प्लेक्स है, दिस शोज द मैग्नेटिक मोमेंट करस्पॉन्डिंग टू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये बात गलत है क्योंकि इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, आयरन +3 3d5 है, और आपको पता है साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये पेयरिंग कॉज करेगा और इसमें सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। ये D2sp3 है, ये बात सच है क्योंकि दो डी ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे, तो जब हाइब्रिडेशन आएगी तो अंदर के दो डी ऑर्बिटल यूज होंगे। तो डी आंसर है इसका, एसर्शन गलत है, रीजन सही है। According to Crystal field theory, during the complex formation, the d orbital split in two parts, T2g and Eg। बिल्कुल बात सही है, दो भागों में डी ऑर्बिटल टूट जाता है, T2g एंड Eg। अगर हम ऑक्टाइडल की बात करें तो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल ऑकर्स ओनली इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये बात गलत है। लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग हो, लिगेंड चाहे वीक हो, स्प्लिटिंग दोनों में होती है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, अगर वीक लिगेंड है तो स्प्लिटिंग कम होती है, लेकिन स्प्लिटिंग तो दोनों में होती है। दिस कॉम्प्लेक्स ऑन हीटिंग बिकम कलरलेस। मेरा ख्याल है ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है। देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें टाइटेनियम +3 है, 3d1 है, इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब हमें ये पता है कि जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये कलर्ड होते हैं बिकॉज ऑफ डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन तब होता है जब कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स बनेगा तो T2g Eg में ये ब्रेक करेंगे। अगर आपने इस कॉम्प्लेक्स को हीट किया तो क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स को हीट करने पे पानी सारा उड़ जाता है। अगर पानी बचा ही नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन अभी भी है, अनपेड इलेक्ट्रॉन अभी भी है, लेकिन अब डी ऑर्बिटल क्योंकि स्प्लिट हो चुका है, अब स्प्लिटिंग हुएगी नहीं क्योंकि लिगेंड ही नहीं बचा। तो अब डीडी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है जिससे इसका कलर चला जाएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट के आयंस कलर्ड होते हैं बिकॉज ऑफ डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन तभी हो सकता है जब लीगेंड हो, जब कॉम्प्लेक्स बने, और जब यहाँ कॉम्प्लेक्स ही नहीं रहेगा। लिखा हुआ है ना, वाटर इज रिमूव्ड ऑन हीटिंग, ये सच है। जैसे ही पानी जला जाएगा कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाएगा, और कॉम्प्लेक्स ही नहीं रहेगा तो डीडी ट्रांजिशन ना होने के कारण ये कलर पैदा नहीं कर पाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में है इसके बारे में जिक्र। सर ये हर में एप्लीकेबल होगा जिसमें सिर्फ ये पानी एज अ ये लीकेज नहीं के। यार, ये ना ये हर एक में एप्लीकेबल नहीं होगा, मैं आपको बताऊं इस, मतलब ये है कि आप कह सकते हो 95% केसेस में एप्लीकेबल होगा। जैसे आप कॉपर सल्फेट का एग्जांपल ले सकते हो, बड़ा खूबसूरत एग्जांपल है वो भी, क्योंकि कॉपर सल्फेट में भी कॉपर पे +2 चार्ज है और 3d9 है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम कॉपर को पानी में डालते हैं तो वो ब्लू कलर दिखाता है, क्योंकि अगेन ये डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर गया, स्प्लिटिंग हो गई, ट्रांजिशन आ गया। लेकिन अगर हम कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस के बारे में बात करें तो वो वाइट होता है। तो कोई एक्सेप्शन आ सकती है, मैं ऐसा नहीं कहता कि एक्सेप्शन नहीं आ सकती, बिकॉज समटाइम अनपेड इलेक्ट्रॉन इंटरशेल ट्रांजिशन से भी कलर पैदा करते हैं। लेकिन अगर डी ब्लॉक का क्वेश्चन है तो आप ये लेके चलो कि अगर लिगेंड चला गया तो कलर नहीं रहेगा। ओके सर। Fe2O6 3+ is strongly paramagnetic। हाँ ये बात सच है क्योंकि Fe3+ 3d5 होता है, और आपको पता है पानी जो है वो वीक लिगेंड है तो पेयरिंग कॉज नहीं करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग बैठेंगे, 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, हाईली पैरामैग्नेटिक होगा। FeCN6 आपको पता है वीकली पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग कॉज कर देगा और सिर्फ एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचेगा, ओनली वन। पानी वीक लिगेंड है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। असर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन सही है, ए आंसर।
Ta2O6 इज कलर्ड, Si दिस इज कलरलेस। ये बात सच है क्योंकि टाइटेनियम 3+ में एक अनपे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन स्कैंडियम 3+ का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें कोई अनपे इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो दिस इज कलरलेस। ये कलर्ड है। डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल इन दिस कॉम्प्लेक्स, ये बात सच है क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। सो स्कैंडियम वाला कॉम्प्लेक्स इसलिए कलरलेस है क्योंकि उसमें डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। अगला है इन द हाई स्पिन सिचुएशन, D5 कॉन्फ़िगरेशन। हाई स्पिन का मतलब है कि अनपे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर आपके पास डी पे 5 इलेक्ट्रॉन है तो अनपे इलेक्ट्रॉन ज्यादा का मतलब हो गया कि सब अलग अलग बैठेंगे, तो T2G में 3 आ जाएंगे, EG में 3 आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, ये सही है, ट्रू है ये। हाई स्पिन सिचुएशन पेयरिंग एनर्जी इज लेस देन क्रिस्टल फील्ड एनर्जी, ये बात गलत है क्योंकि अगर पेयरिंग एनर्जी कम होती है तो पेयरिंग कॉज होती है। कॉम्प्लेक्सेस हाई स्पिन इसलिए बनते हैं क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है और स्प्लिटिंग कम होती है। अगर पेयरिंग ज्यादा हो तभी पेयरिंग अवॉइड होती है और इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं। पेयरिंग एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग एनर्जी कम होगी तो पेयरिंग होगी, और पेयरिंग होने का मतलब होता है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। तो इसमें सोचो, विचार करो। फिर क्वेश्चन रिपीट चाहते हो तो बता दो, कोऑर्डिनेशन यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है।